हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग। हाँ जी, हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। क्लास थोड़ी सी टाइम से पहले हुई है आपकी। 9 बजे प्रतिदिन होती है 9 PM पर, बट आज 8 PM पर क्लास आपकी हुई है। कब हुई है? 8 PM पर आज आपकी क्लास हुई है। तो बहुत सारे लोगों को इस क्लास के बारे में पता नहीं होगा, तो आप उन लोगों को इस क्लास के बारे में बता देंगे। चलिएगा, तो क्लास आप एक बार शेयर कर दो और फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास आप एक बार क्या करोगे, शेयर कर दो, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो आ जाएगा, जुड़ो तो हमारे साथ। क्लास 8 बजे हिंदी की होती है, बट किन्हीं कारणों से आज हिंदी की क्लास ना होके हमारी क्लास हो रही है। ठीक है भाई, जुड़ो तो तभी तो मैं शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों का छूट जाएगा जो लोग बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे। पता नहीं होता ना, एकदम अचानक से। अभी 8 बजे हमारी क्लास शुरू हुई है, वैसे 9 बजे ही क्लास होती है। तो नमस्कार। हाँ, तो जुड़ते जाएंगे, जाइएगा हमारे साथ सभी लोग। बस 1 मिनट और लूँगा मैं आपकी, फिर मैं यहाँ पे। हाँ विवेक सर, हिंदी की क्लास शायद हो सकता है 9 बजे लें। अगर 9 बजे नहीं लेते तो हम अपनी क्लास करेंगे, जो हमारी कार्यपालिका की जो क्लास चल रही है, हम फिर उसको करेंगे। ठीक है, टाइम मिला है 8 से 9 का। 8 से 9 का 1 घंटा हमारे पास है। तो इस 1 घंटे में हम लोग देख लेते हैं प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन के बारे में। किसका? प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में। 9 बजे से अगर टाइम खाली होता है तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। दूसरा जो चैप्टर है हमारा कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका हम अपने सेम टाइम पर करेंगे 9 बजे जब हम करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक, अभी का हमारा जो है कार्यपालिका प्रदेश की और पार्ट 2 है आज, जिसमें हम प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे और प्रदेश की मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। लेकिन आज हम प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को देख लेते हैं। तो आप जुड़ जाओ, फिर हम लोग कर लेते हैं शुरू। ठीक है, जुड़ जाओ, फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं। हाँ, बस आधा मिनट और चाहिए मेरे को, क्लास शुरू करता हूँ फिर मैं। मुझे बस चिंता है इस बात की कि बहुत सारे लोग रह जाएंगे, बट कोई बात नहीं। चलो, आज हम प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में जानेंगे कि प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन के बारे में जानेंगे, जिसको हम भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं, भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या, या फिर हम कह सकते हैं इसको फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? हम इसको फिजिकल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और हम प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है, भाई एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता ही आता है, एक क्वेश्चन इस क्लास से जरूर आता है। मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि जो क्लास होगी हमारी, उस क्लास को हम इस तरह से करेंगे कि हर क्लास हमें कुछ ना कुछ नंबर दे के जाए। हर क्लास क्या हो, हमें कुछ ना कुछ नंबर दे के जाए। और हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इन क्लासों में, जितनी भी हमारी यूपी जीके की जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, या फिर ऐसे करते कि जब तक हमारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, एग्जाम नहीं आ जाता, तब तक हमारी क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, तो हमने उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन देखा था, जिससे उत्तर प्रदेश में हमने देखे थे कि 75 जिले हैं टोटल, 18 मंडल हैं। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक परिचय कैसा है, भौतिक परिचय कैसा है। इस भौतिक परिचय में हमने देखा था उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो आज हम देख लेते हैं, इसी को फिजिकल डिवीजन भी कहते हैं, भौतिक विभाजन भी कहते हैं। तो मैं एक प्रदेश का नक्शा बनाता हूं, क्या करता हूं, एक मैप बनाता हूं, और मैप के माध्यम से आपको ये चीजें समझा पाऊंगा। मैप के माध्यम से आपको ये सारी चीजें मैं समझा पाऊंगा, बट अभी लोग हमारे साथ नहीं जुड़े। चलिए, मैं मैप बना लिया और ये उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा हो गया। ये क्या हो गया? प्रदेश का। आप एकदम मैप ध्यान में बिठा लो। अगर आप यूपी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एकदम मैप क्या कर लो, ध्यान में बिठा लो। और आप मैप ध्यान में बिठा लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। चलिएगा, तो आप ध्यान में बिठा लो कि उत्तर प्रदेश का मैप कैसे बनता है। ठीक है, तो और ये हो गया उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। अब दक्षिणी हिस्सा क्या होता है, कहाँ, किस तरह की दक्षिणी हिस्से में परिस्थितियां हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है,
किस तरह का यहाँ पर प्राकृतिक विभाजन है या किस प्रकार की परिस्थितियां हैं जो प्राकृतिक है, नेचुरल है जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे यूपी का नक्शा। नहीं अभी, हाँ चलेगा, ये हमारे यूपी का नक्शा, ये हमारे यूपी का नक्शा, और ये यूपी का जो नक्शा है, नक्शा, हाँ जी चलिए, ये हमारी उत्तर है और ये हमारा पूर्व है। ठीक है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा क्या है, दक्षिण है, और ये हमारा क्या है, पश्चिम है। ठीक है, जुड़ तो जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे आपको बहुत सारी दिक्कत होंगी। जब हम जलवायु के बारे में समझेंगे, हम यहाँ पे प्राकृतिक विभाजन अगर नहीं समझ पाए तो जलवायु समझना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जलवायु समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जुड़ते तो जाइएगा। क्या हुआ अगर क्लास थोड़ा सा पहले हो गई है, बट हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपकी यूपी कांस्टेबल की क्लास तो होती है 8 बजे हिंदी की, तो हिंदी वाले लोग तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, तो चलेगा। हम लोग जोड़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पहले हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था पहले जब हम प्रशासनिक विभाजन पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का, जब हम राजनीतिक विभाजन, पॉलिटिकल विभाजन देख रहे थे, प्रशासनिक विभाजन देख रहे थे, हमने उसमें देखा था कि उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है। क्या है, उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है, और पश्चिम में हम देख रहे थे कि दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर में हम देख रहे थे कि नेपाल है। यहाँ पर हम उस तरीके की चीजें नहीं देखेंगे, हमारे पास कुछ और चीजें हैं जिनको हम देखेंगे। देखो, उत्तर जो पूरब का हिस्सा है, यहाँ पे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूरब में और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो एक सीमा रेखा तय करने का काम करती है, या फिर हमारा जो बॉर्डर बनाती है, हम उसे कहते हैं गंडक नदी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी प्राकृतिक बॉडी है, वह कौन सी प्राकृतिक चीज है जो हमारी और बिहार की, जो यूपी की और बिहार की सीमा रेखा बनाती है। एक नदी है जिसका हम नाम कहते हैं, क्या नाम है, जो ऊपर से आती है नेपाल की तरफ से, और गंडक कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूरब में जो प्रदेश की सीमा बनाती है कुछ हद तक, उसको हम गंडक नदी कहते हैं। तो यहाँ पर गंडक नदी है। और प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, इस पश्चिमी हिस्से पर एक प्राकृतिक नदी है। नदी तो हमेशा प्राकृतिक ही होती है भाई, नदी तो हमारा हमेशा क्या होती है, प्राकृतिक होती है, और हम इसको यमुना नदी कहते हैं। तो एक तरफ तो हमारा उत्तर प्रदेश पश्चिम में यमुना नदी से कवर होता है, और पूरब में गंडक नदी से कवर होता है। पश्चिम में क्या है, एक वाटर बॉडी है जिसको हम यमुना नदी के रूप में जानते हैं। किसको, यमुना रिवर के रूप में जानते हैं। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हमने देखा था, जब प्रशासनिक विभाजन देखा था, तो मध्य प्रदेश था हमारे पश्चिम में, और दक्षिण में क्या था, मध्य प्रदेश था। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरह की चीजें देखेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये पठारी भाग है। क्या है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी भाग है। कैसा भाग है, पठारी भाग है। अब यही बात हम उत्तर की तरफ करें तो उत्तर में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है जिसको हम हिमालय के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत से घिरा है, दक्षिण की तरफ इसमें पठार है, पूरब की तरफ इसमें गंडक नदी है, और पश्चिम की तरफ यहाँ पर यमुना नदी है। क्या है, पश्चिम की तरफ यहाँ पर यमुना नदी है। जुड़ जाओ, तो फिर हम शुरू कर लेते हैं। शुरू तो खैर हमारी हो ही गई है क्लास, आप समझना शुरू करो। देखा उत्तर में क्या है, हमारे पास हिमालय पर्वत है। अब जो हिमालय पर्वत है, इतना तो आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो इसी हिमालय पर स्थित है, इसीलिए इसे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर K2 है, यहाँ पर कंचनजंगा है, यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 कहते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ, बहुत सारी चोटियाँ हैं जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों मानी जाती हैं। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, और यही हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर की तरफ है, हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर की तरफ है। चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। और उत्तर प्रदेश का विभाजन की जब हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जब विभाजन की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला लिखिएगा आप, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है।
3 प्राकृतिक भागों में हमारे प्रदेश को डिवाइड किया गया है। आप लोग लिखिएगा कॉपी पे, कॉपी या नोट्स जो भी हैं आपके पास, जो बनाते हैं आप इनको नोट करिएगा, ठीक है। जो एक 3 तरह का प्राकृतिक विभाजन है, 3 आधारों पर इस प्रदेश का विभाजन किया गया है। 3 आधार पर प्रदेश का विभाजन किया गया है। 3 आधार पर प्रदेश का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है, ठीक है। 3 आधार पर प्रदेश का विभाजन किया गया है। ये मैं किधर लिखता हूँ? चलो इधर ही लिखता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा भाई एक बार देख लेना। देखो पहला जो आधार है मैं ये मिटा के यहाँ ऊपर ही लिखता हूँ, अच्छे से दिख रहा है। जो पहला आधार है उसको हम कहते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। क्या कहते हैं? ध्यान से समझना, ये चीजें आप समझ गए ना, दिक्कत नहीं आनी कभी। उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग, ये प्रदेश के उत्तर में है, इसीलिए इसका नाम दिया गया उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर मतलब उत्तर दिशा का पर्वतीय भाग, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है मध्य का मैदान। क्या है? मध्य का मैदान। दूसरा क्या है? मध्य का मैदान। मैदान होता है आपका प्लेन, ठीक है, प्लेन। तो मध्य का मैदान इसका दूसरा पार्ट है। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को और समझ में आएंगी मस्त, ठीक है। तीसरा है इसका दक्षिण का पठारी भाग। क्या है? दक्षिण का पठारी भाग। एक एक करके हम इनको देखेंगे। दक्षिण का पठारी भाग क्या है? दक्षिण का पठारी भाग तीसरा पार्ट है इसका। क्या है? तीसरा पार्ट है। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 3 भागों में क्या किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है मध्य का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। कितने आधारों पर, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया? 3 में। एक क्या है आपका? माउंटेन एरिया वाला पार्ट है, माउंटेन वाला पार्ट है, पर्वतीय भाग हम जिसे कहते हैं, हिल्स एरिया कहते हैं। और दूसरा है मध्य का मैदान, और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, और सवाल ये आ रहा होगा कि सर उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही, आपके जवाब मन में सवाल आना भी चाहिए कि प्रदेश में पर्वतीय भाग कहाँ पर है। तो ये जो पहला वाला भाग है ना, पहला वाला भाग, ये पहले हुआ करता था। कब? 2000 से पहले। मेरी बात सुनते जाइएगा, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये क्या था? नवंबर 2000 से पहले प्रदेश का भाग हुआ करता था। प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब ये प्रदेश का भाग नहीं है, क्योंकि नवंबर 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को, ध्यान से सुनना, प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल। उस समय बाद में 2008 में नाम परिवर्तित किया गया और उत्तराखंड कर दिया गया। तो एक नया राज्य बना दिया गया और पूरा का पूरा प्रदेश का जो पर्वतीय भाग था वो उत्तराखंड में चला गया। कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। अब हमारे पास क्या बचा? पर्वतीय भाग तो चला गया उत्तराखंड में, अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा मध्य का मैदान, जो कि गंगा और यमुना के बीच का है, घाघरा का है, गंडक का है, इनके बीच का है। यही हमारे पास मैदान बचा। और दूसरा दक्षिण का पठारी भाग बचा, दक्षिण का पठारी भाग बचा। लेकिन इस मैदान को भी हमने डिवाइड कर लिया है, और वो अब इसको हटा के हमारे पास क्या है? हमारे पास है अब भाबर और तराई का भाग। क्या है हमारे पास? अब जो पर्वतीय भाग की जगह हम देखते हैं वो है भाबर और तराई का भाग। क्या है? भाबर एवं तराई का मैदान, भाबर एवं तराई का भाग, ठीक है। भाबर एवं तराई का भाग पहला जो हमारा पार्ट है, पहला हमारा जो पार्ट है वो है भाबर एवं तराई का भाग, तराई का भाग पहला पार्ट हमारा। तो अब हमारे पास कितने हैं? पर्वतीय भाग हमारा हिस्सा नहीं है, पर्वतीय भाग तो उत्तराखंड में चला गया। और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से जो अलग करने वाला जो प्राकृतिक निकाय है, जिसे हम नेचुरल बॉडी कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करती है। उत्तर प्रदेश को क्या करती है?
उत्तराखंड से अलग करती है। ये शिवालिक श्रेणी उत्तर प्रदेश और नेपाल को भी अलग अलग करती है, उत्तर प्रदेश और नेपाल को भी अलग करती है। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है पर्वतों की, इसको हम शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कौन सी आपकी फिजिकल बॉडी या नेचुरल बॉडी अलग करती है? तो ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये नेपाल और यूपी के बीच में है, ये उत्तराखंड और यूपी के बीच में है, और आगे ये अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है। इस शिवालिक का मतलब होता है शिव धन आलिक, आलिक का मतलब होता है तारे, और शिव का मतलब होता है भगवान शिव जी, भगवान शंकर, अर्थात तो भगवान शंकर के तारे हैं ये। तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तराखंड और यूपी को अलग करती है। उस समय के 13 जिले थे प्रदेश के जिन्हें हम पर्वतीय मानते थे, जिसमें आपका ये सब उत्तराखंड के आज के अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, ये सब कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? हल्द्वानी वगैरह ये सब कहाँ चले गए? पिथौरागढ़ और ये सब कहाँ चले गए? आपके उत्तराखंड में एक नया राज्य बना दिया गया, और प्रदेश के पास वहाँ पर्वतीय भाग बचा ही नहीं, उसकी जगह हो गया भाबर एवं तराई का भाग। अब वर्तमान में कितने हमारे पास? वर्तमान में भी 3 भाग हैं। अब एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला भाग है भाबर एवं तराई का भाग, भाबर का समझिए, भाबर से कई तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं आपके कि भाबर होता क्या है, और कई आपके यूपी जीके में क्वेश्चन आते हैं। तो ये भाबर होता क्या है, आप इन चीज को समझिए। जब नदियां, क्या होता है, जब हमारी जो नदी होती हैं, जब ये पहाड़ों से उतर के आती हैं, जब ये पहाड़ों से उतर के आती हैं, आप सभी को पता होगा कि जो पहाड़ी एरिया वो तो जैसे जैसे आप एंटर मारोगे यूपी में खत्म हो जाएगी। चाहे आप नेपाल की तरफ से आओ, जैसे ही नेपाल की तरफ से नीचे उतरे, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर, बहराइच, बस आपका श्रावस्ती, आपका सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, इन सब में जैसे ही आप उतरोगे, महाराजगंज, कुशीनगर नहीं, महाराजगंज, जिनमें आप इनमें आप ऐसे जैसे ही प्रवेश करोगे आप मैदानी भाग में आ जाओगे। कहाँ पे आ जाओगे? मैदानी भाग में आ जाओगे। ऐसे ही यहाँ पे होता है बरेली, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। ऐसे ही जब उत्तराखंड से यहाँ प्रवेश करोगे तो आप मैदानी भाग में आ जाओगे। अर्थात जब आप पर्वतीय इलाकों से नीचे की तरफ आते हो, और नदियाँ भी सीधी सी बात है भाई पर्वतीय इलाकों से यहाँ नीचे उतर रही होती हैं, क्या होता है यहाँ पर नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश कर रही होती हैं। तो होता क्या है कि नदियों के साथ पत्थर होते हैं, मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े, उन नदियाँ उनको वो बहा कर लाती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर सकरी घाटियाँ होती हैं, सकरे सकरे रास्ते होते हैं। सकरी का मतलब होता है कम चौड़े, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते, पतले से रास्ते होते हैं। नदियाँ बहुत तेज बहाव के साथ उनसे निकल के आती हैं। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, फ्लो ऑफ वाटर जो होता है रिवर का वो बहुत तेज होता है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को अपने साथ ले आती हैं। यही कंकड़ पत्थर जब इन नदियों से मैदानों में उतरते, नदियाँ जब मैदानी इलाके में लेकर आती हैं, और मैदानी इलाकों में जैसे ही नदियों का फ्लो कम होता है, क्योंकि इनको यहाँ रास्ता मिल जाता है ज़्यादा, ये चौड़ी हो जाती हैं और फ्लो इनका हो जाता है कम, तो ये कंकड़ पत्थर धीरे धीरे साइड में छोड़ना शुरू कर देती हैं। क्या कर देती हैं? ये धीरे धीरे साइड में छोड़ना शुरू कर देती हैं नदियाँ। वो चाहे फिर आपकी गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, या आपकी शारदा हो, घाघरा हो, गंडक हो, जो भी हो, सारी नदियाँ करती हैं भाई पहाड़ों से आ रही हैं, पानी अपने साथ लेके आ रही हैं, पानी उसी पानी में तेज बहाव के साथ कंकड़ पत्थर, मोटी बालू, ये सब लेके आ रही हैं। तो नदियां क्या करती हैं? यहाँ पर छोड़ना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं? मोटे मोटे कंकड़ पत्थर छोड़ना शुरू कर देती हैं। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों सालों से नदियों में पानी बह रहा है भाई। नदियों में पानी तो हजारों सालों से बह रहा है, और पत्थर के वो पहाड़ों से पत्थर ले लेके आती रही, ये फैलता गया। ये क्या होता गया? ये सब पत्थर यहाँ पे फैलते गए, बड़े बड़े फैलते गए, और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मिट्टी थी वो तो सब दबती चली गई, और ये पत्थर बड़े बड़े फैलते रहे। इस प्रकार से ये फैलते रहे, और यहाँ पर एक तरह की भूमि का, एक तरह की स्पेशल भूमि का विकास हुआ, जिसको आज हम भाबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। और जब आप बिहार की तरफ बढ़ते जाओगे, मैदान पतला होता जाएगा बिहार वाला। ये क्या हो गया? यहाँ पे बहुत चौड़ा था, यहाँ पे क्या था? बहुत चौड़ा था, और ये पतला होके आगे बहुत कम रह गया। ये क्या रह गया? आगे ये 10-12 किलोमीटर का रह जाता है चौड़ाई में, और यहाँ पे लगभग ये मैदान लगभग 80-85 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो मैदान बना, ये जो भाग बना, ये बना नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से। क्या बना? नदियों के द्वारा लाए गए
कंकड़ पत्थरों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ। और जब कंकड़ पत्थर से होके पानी बहता है तो पानी का फ्लो कभी कभी आपको दिखाई नहीं देता, नदियां इसके अंदर से होके बहती हैं। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का बनता है कि वह कौन सा प्राकृतिक भूमि होती है, वह कौन सी भूमि होती है जहां से नदियां भूमिगत होकर बहती हैं, अर्थात जमीन के नीचे से बहती हैं। पे ऑप्शन रहता है कि रेगिस्तान से बहती हैं, या फिर आपके तराई के इलाके से बहती हैं, या पर्वतीय इलाकों में बहती हैं, या भाबर के इलाके में बहती हैं, पठारी भाग में रहती हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बता नहीं पाओगे कि कौन से भाग से नदियां, आप कहोगे कि यार रेगिस्तान से बहती होंगी, वहां पर रेत ज़्यादा होता है, जबकि हमारा सही आंसर होता है भाबर से नदियां भूमिगत होकर बहती हैं। कहां से? भाबर से नदियां भूमिगत होकर बहती हैं। क्या नेपाल से मिलती है? हेमलता जी कुछ पूछ रही हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उनका क्वेश्चन। वो कह रही हैं सर नेपाल से भी मिलती है क्या? किस बात, क्या मिलती है नेपाल से? आप बताइएगा, फिर मैं कंफर्म करता हूं क्या आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ समझिए। अरे मैं पूरा सारा एक एक चीज बताऊंगा, आपको मजा आ जाना है, सच बता रहा हूं। तो क्या हुआ, इस मैदान का निर्माण हुआ, इस मैदान का निर्माण हुआ और हम इसको कहते हैं भाबर का मैदान। क्या कहते हैं? हम इसको भाबर का मैदान कहते हैं। यहाँ पर मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, बालू होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जंगल बड़े बड़े डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती तो नहीं की जा सकती, इस भूमि में खेती नहीं कर सकते आप। ककरीली और पथरीली भूमि होती है। दूसरा क्वेश्चन यही होता है कि भाबर की जो भूमि होती है वो किस प्रकार की भूमि होती है, भाबर की भूमि किस प्रकार की भूमि होती है? तो आप याद रखेंगे ये ककरीली और पथरीली होती है, मतलब इसमें कंकड़ और पत्थर होते हैं, कंकड़ और पत्थर होते हैं। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो यहीं से आपके बन जाते हैं, और तीनों क्वेश्चन का मीनिंग आपको पता है कि ककरीली पथरीली क्यों होती है, नदियां भूमिगत क्यों होती हैं, क्योंकि पत्थर और कंकड़ के नीचे से जगह होती है, पानी वहीं से होकर बहने लगता है, आपको जमीन पे फ्लो दिखाई नहीं देता, जबकि वास्तव में वहां से नदी बह रही होती है। क्या हो रहा होता है? जबकि वास्तव में वहां से नदी नीचे से बह रही होती है। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर तैयार। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उनकी लंबाई बहुत होती है। उनकी क्या होती है? क्योंकि पानी की यहाँ पे अधिकता होती है, पानी यहाँ पे काफी होता है, पानी की अधिकता होती है, यहाँ पर काफी ऊंचाई के वन पाए जाते हैं, और यहाँ की जो घास होती है उसकी ऊंचाई भी लगभग 10-12 फुट ऊंची होती है। यहाँ पर कोई खेती नहीं की जाती, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं होती, यहाँ पर काफ़ी लंबाई की घास पाई जाती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई की घास किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो आपके इसी भाबर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके नीचे एक और स्थान डेवलप होता है, जो नदियां थोड़ी सी और आगे बढ़ती हैं, अब कंकड़ पत्थर छोड़ चुकी होती हैं, और उनके पास बसता है दलदल कीचड़ और आपकी बालू, दलदल कीचड़ और बालू आपका बसता है। इस दलदल को, इस कीचड़ को, इस बालू को वो आगे छोड़ना शुरू कर देती हैं। क्या करती हैं? वो उसके और आगे छोड़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि नदी का फ्लो जैसे जैसे कम होता जाएगा, नदी का जो रिवर है, रिवर का जो फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, वो जैसे जैसे कमजोर पड़ेगा, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बचती कि फिर वो भारी चीज़ों को आगे ढो पाए, तो पानी अपने बालू जो होती है आसपास के इलाकों में छोड़ती चली जाती है। अब नदी का कभी क्या होता है, कभी कभी रास्ता भी बदल लेती है, तो आज इस क्षेत्र में छोड़ दी, अगली साल हो सकता है दूसरे क्षेत्र से होके बह रही, थोड़ा बहुत रास्ता इनमें चेंज होता रहता है इनके बहाव के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि उसके बाद फिर जिस मैदान का, जिस भूमि का निर्माण होता है, हम उसे कहते हैं तराई की भूमि। तो तराई की भूमि का निर्माण फिर यहाँ से होना शुरू करता है। क्या करता है? तराई की भूमि का निर्माण फिर यहाँ से होना शुरू करता है, और ये इसके हिमालय पर्वत के बिल्कुल पैरेलल, हिमालय पर्वत के, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिख जरूर ज़्यादा रहा है लेकिन होता ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चौड़ा है, ठीक है, ये बहुत कम है, 10-12 किलोमीटर ही बचता है यहाँ पे आके, मतलब नगण्य हो जाता है। यहाँ पे तराई का क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर तराई का क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है। अब जो तराई का क्षेत्र होता है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर तो नहीं होते, लेकिन बालू जरूर होती है। क्या होता है? यहाँ पर दलदली मिट्टी होती है, बालू होती है। यहाँ पर क्या होता है? दलदली मिट्टी होती है, बालू होती है, और यहाँ पर पानी का जो जल स्तर होता है इस तराई के इलाके में बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है, क्योंकि एक तो मिट्टी यहाँ पे दलदली, दूसरा यहाँ पे नदियाँ का जो पानी होता है उस पानी में भी अधिकता होती है, उस पानी में भी अधिकता होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फिर मिट्टी जब और बालू और कीचड़ जो शुरू करती है नदियाँ छोड़ना, उससे यहाँ की मिट्टी दलदली हो जाती है,
यहाँ की मिट्टी दलदली हो जाती है और यहाँ पर बालू के टाइप मिट्टी होती है, मतलब बलुई मृदा कह सकते हैं तराई के इलाके की। तो उस इलाके को, क्षेत्र को हम कहते हैं क्या, तराई का क्षेत्र। यहाँ पे जल की अधिकता होती है, तो जल की अधिकता वाली फसलें काफी की जाती हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में धान की खेती अच्छी की जाती है, इस क्षेत्र में गन्ना की खेती अच्छी की जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि बरेली हुआ आपका, पीलीभीत हुआ आपका, आगे शाहजहाँपुर हुआ और आगे आपके देवरिया, गोरखपुर, यहाँ पे गन्ना की खेती अच्छी होती है। देवरिया हुआ, उससे पीछे सिद्धार्थनगर हुआ, मुरादाबाद हुआ, इन क्षेत्रों में गन्ना की खेती अच्छी होती है। यही रीज़न है यहाँ पे गन्ना की खेती अच्छी होने का। यहाँ पर धान की भी अधिक खेती काफ़ी होती है, धान की भी खेती की जाती है। यही रीज़न है धान की, गन्ना की फसल का, यहाँ पर पानी की अधिकता होती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है कीचड़ टाइप होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी लेके आई जाती है वो कीचड़ के टाइप होती है और अच्छी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम दलदली मिट्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 बार 3 बार पूछा गया कि आपके तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो दलदली होती है। कैसी होती है? दलदली होती है। नमी इस मिट्टी में बहुत होती है। क्या होता है? नमी इस मिट्टी में बहुत होती है। कीचड़ से निर्मित होती है, बलुई मिट्टी होती है। क्या होता है? कीचड़ से निर्मित होती है, बलुई मिट्टी होती है इसमें। ठीक है, बलुई मिट्टी होती है इसमें। तो आपने देख लिया कि दलदली होती है, नमी होती है, बलुई मिट्टी होती है। तो ये था पहला क्षेत्र, पहला प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन का पहला हिस्सा, जिसे हम भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा आता है मध्य का मैदान। जब आप इससे और नीचे आओगे और इन भागों से नदियां लगातार हजारों वर्षों से बहती चली आ रही हैं, कभी इनमें बाढ़ आती है, कभी बाढ़ नहीं आती। तो नदियों के द्वारा जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लेके आती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी भी यहाँ से उठाना शुरू कर दी। जरूरी नहीं है हमेशा पहाड़ों से मिट्टी लेके आएगी, लेकिन जब बाढ़ आती है किसी क्षेत्र में, नदियाँ वहाँ पर फैलना शुरू कर देती हैं, पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं और बहुत सारे पिछले खेतों की मिट्टी लेके आती हैं, मैदानों की मिट्टी लेके आती हैं। तो जब क्या करती हैं, बाढ़ के समय इस पूरे इलाके में जब इन्होंने मिट्टी हजारों सालों से लेकर आती रही वो मिट्टी, और जब यहाँ पे बिछाई होगी इस इलाके में, क्या किया होगा? इस इलाके में जो मिट्टी बिछाई होगी हजारों सालों में, ये एक दिन का नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो आपका मध्य का मैदानी भाग है, ये कोई एक दिन में निर्माण नहीं हुआ इस मिट्टी का। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये बहुत उपजाऊ माना जाता है। भारत में लगभग सबसे उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। गंगा जमुना के बीच का मैदान, गंडक घाघरा के बीच का मैदान, घाघरा और गंगा के बीच का मैदान, ये बहुत उपजाऊ माने जाते हैं। इनका यही रीज़न है कि नदियों ने यहाँ पर इस मैदान का निर्माण किया है। नदियाँ बाढ़ लाती हैं और वो पानी को, मिट्टी को, ऊपर की परत को बदल देती हैं, और यहाँ पर मिट्टी में बहुत ताकत रहती है, इसलिए वो उपजाऊ भी होती है। तो इस मैदान का निर्माण भी किससे हुआ? नदियों के द्वारा ही हुआ। और खासकर उत्तर प्रदेश के बीच के मैदान की बात करें तो गंगा और यमुना ने इसके निर्माण में बहुत सारी भूमिका निभाई। गंगा और यमुना ने इस मैदान के निर्माण में बहुत सारी भूमिका निभाई। क्योंकि अगर गंगा की बात करें, गंगा यहाँ से आती है आपके बिजनौर से, और यहाँ पर उसने कंकड़ पत्थर बालू छोड़े, और आगे शारदा आ जाती है, उसने छोड़े यहाँ पर, तो उससे तो भाबर का निर्माण हो गया। जब गंगा फिर आगे बढ़ती है आपकी, और इस प्रकार से आगे जाती है आपका ये बिजनौर, फिर हापुड़, मुरादाबाद, आगे बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज होती हुई कानपुर, फिर उसके बाद आगे प्रतापगढ़, फिर आपका इलाहाबाद, और इस तरह से आगे निकल जाती है गाजीपुर, बलिया से। ठीक है, और इधर से पीछे से आ रही होती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी की बात करें तो ये भी आपके दक्षिणी इलाके की तरफ बहती है, और प्रयागराज तक आते आते ये भी आपकी कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है। तो इन 2 नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासकर आपकी शारदा भी फिर ऐसे आती है, और शारदा भी आगे आके मिल जाती है। शारदा, घाघरा, ये सब, घाघरा भी आगे, फिर गंडक और तमाम प्रकार की राप्ती, तमाम नदियाँ, ये सब हम देखेंगे जब नदी का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो तमाम नदियों के द्वारा निर्मित है ये क्षेत्र। क्या है? इन नदियों के द्वारा निर्मित है ये बीच के मैदानी भाग। इन नदियों के द्वारा निर्मित है ये बीच का मैदानी भाग, और ये काफ़ी उपजाऊ होता है। लेकिन इसको भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? डिवाइड करके पढ़ेंगे। हाँ जी, ये आपके बीच का मैदान, ये क्या है? आपका बीच का मैदान, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है।
हाँ, ये आपके गंगा यमुना के द्वारा निर्मित मैदान, और उत्तर प्रदेश का मध्य का मैदान कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, मध्य का मैदान कहते हैं। चलिए, मध्य का मैदान कहते हैं। अब हम अगर इस मध्य के मैदान की बात करें तो निर्माण तो इसका नदियों के द्वारा ही हुआ है, निर्माण तो इसका नदियों के द्वारा हुआ है, लेकिन इसके भी दो भाग हैं, इस मैदान के भी दो भाग हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। क्या होता है, इस मैदान में भी दो भाग हैं, मध्य के मैदान में इस प्लेन के भी दो भाग हैं, एक है आपका खादर, क्या है, एक है आपका खादर और एक है आपका बांगर। इस मैदान के भी क्या है, दो भाग हैं, एक है आपका खादर और एक है आपका बांगर। खादर वह वाला मैदान है, खादर उस मैदान को कहते हैं जो नदियों के बिल्कुल आसपास का है। क्या है, नदियों के बिल्कुल आसपास का है। नदी हर वर्ष यहाँ पर अपने बाढ़ के पानी से इस भूमि पर नई परत को बिछाती है और ये उपजाऊ बना रहता है, नई परत को बिछाती है और ये उपजाऊ बना रहता है। तो दो मैदान है, दो भाग है इसके प्लेन के, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। क्या होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो दो हैं, खादर और बांगर। खादर की बात करें तो ये नदियों के बिल्कुल पास का मैदान है। क्या है, नदियों के बिल्कुल पास का मैदान है। और अगर बांगर की बात करें तो ये नदियों से दूर का भाग होता है। क्या होता है, नदियों से दूर का भाग होता है। नदियों का पानी पहले कभी यहाँ आता होगा बट अब नहीं आता, तो ये क्या होता है, नदियों से दूर का भाग होता है। नदियों से क्या होता है, ये दूर का भाग होता है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता। क्या होता है, ये उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, ये अनुपजाऊ भूमि होती है खासकर। ठीक है, ये क्या होता है, कभी उपजाऊ ये रहती होगी किसी भी ज़माने में, ये काफ़ी समय पहले ये जो बांगर का क्षेत्र है ये उपजाऊ रहता होगा, बट हाल फिलहाल की बात करें तो अब इसकी उर्वरकता में, इसकी फर्टिलिटी में अंतर आया है, कम हुई है। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो नदियों का पानी नहीं आता, नदियों का पानी यहाँ पर नहीं आता, नदी अब बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँचाती। तो जब नदी यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचाती तो होता क्या है कि किसान जो लोग होते हैं वो फर्टिलाइज़र यूज़ करके, तरह तरह की चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पर लगातार खेती करते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर खेती करते जा रहे हैं। तो जब देखो जो खादर होता है यहाँ पर तो हर वर्ष एक नई मिट्टी आ जाती है परत की, पिछले खेतों की मिट्टी आपके खेत में, आपके खेत की मिट्टी उस खेत में, तो ये बदलता रहता है और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये मिट्टी हो गई अनुपजाऊ। ये क्या हो गया, ये मिट्टी हो गई अनुपजाऊ, और इसी मिट्टी में फिर आपके जो ऊसर होते हैं, बंजर होते हैं, वो बनना शुरू कर देते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे किस कौन कौन से क्षेत्र में प्रदेश के ऊसर भूमि हो गई है, कहाँ पर किस प्रकार से और क्यों हो गई, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसके भी क्या है, दो हिस्से हैं, एक है आपका खादर, एक है आपका बांगर। इसी में एक होता है आपका जिस मिट्टी का निर्माण होता है यहाँ पर नदियों के जो पास की भूमि होती है उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है हम उसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। इस खादर के इलाके में जिस मृदा का निर्माण होता है जलोढ़ मृदा, इसमें से एक नवीन जलोढ़ होती है, एक पुरानी जलोढ़ होती है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम मृदा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी मृदा वाला। तो जब हम जलोढ़ मृदा के बारे में या सॉइल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम मृदा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ जी, मृदा के बारे में। यहाँ पे हमारा बेसिकली था कि इसको भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक खादर में और एक बांगर में। ठीक है, खादर पास का होता है, बांगर दूर का होता है, नदियों से दूर का। बांगर उतना उपजाऊ नहीं होता, खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ये तो था हमारा दूसरा भाग, दूसरा था। ठीक है, जिसे हम मध्य का मैदानी भाग कहते हैं। दक्षिण का पठारी भाग, ये हमारा तीसरा है। क्या है, दक्षिण का पठारी भाग। एक चीज हमने बहुत पढ़ी होगी और वो पढ़ा है दक्कन का पठारी भाग। क्या पढ़ा है, दक्कन का पठार। हमने पढ़ा है दक्कन का पठार कि हमारे भारत का जो दक्कन का पठार है, क्या है, भारत का जो दक्कन का पठार है वो लगभग मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कि महाराष्ट्र हुआ, इन भागों में फैला हुआ है, इन भागों में फैला हुआ है। तो जब उस दक्कन के पठार का हम उत्तरी हिस्से की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जब दक्कन के हिस्से का, दक्कन के पठार की जब हम उत्तरी हिस्से की बात करते हैं तो वो उत्तरी हिस्सा अर्थात उत्तरी जो छोर होता है, नॉर्दर्न एंड होता है दक्कन के पठार का, वो लगभग हमारे प्रदेश में ही समाप्त होता है। कहाँ से, हमारे प्रदेश में ही समाप्त होता है। दक्कन के पठार का सबसे उत्तरी छोर लगभग यही है। और ये आपके झांसी, महोबा, चित्रकूट आगे इलाहाबाद वगैरह, ये सब हमीरपुर, ये सब क्या है, ये है दक्कन का पठार।
ये सब क्या है? दक्कन का पठार। ठीक है, ये सब क्या है? दक्कन का पठार। और इसी दक्कन के पठार से जब आप थोड़े से नीचे जाओगे तो यहाँ पड़ता है आपके कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ। ये क्या पड़ता है? कैमूर, सोनाकर, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ये वही विंध्याचल है जो गुजरात से शुरू होकर और बिहार के पटना तक चली जाती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है। ये वही विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है जो गुजरात से शुरू होकर पटना तक चली जाती है, लेकिन हमारे प्रदेश में उनका ज़्यादा हिस्सा नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो पर्वत चोटी है ज़्यादा ऊंचाई की नहीं है, लगभग ये 650 मीटर की है। 350 से लगभग 650 मीटर की इनकी ऊंचाई है। कैमूर व सोनाकर की पहाड़ियाँ, कैमूर व सोनाकर की पहाड़ियाँ। ठीक है, सोनाकर की पहाड़ियाँ। तो ये प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में है, दक्षिणी तरफ है पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प्रदेश का पठारी भाग। क्या है? प्रदेश का पठारी भाग। ये प्रदेश का जो पठारी भाग है ये भारत के दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। क्या है? भारत के दक्कन का ही पठार का हिस्सा है, पठार का ही हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है आपके यहाँ से इसके बिल्कुल दक्षिण से होके उत्तर प्रदेश से बिल्कुल पास से कर्क रेखा भी गुजरती है। क्या गुजरती है? आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है, जो थोड़ी सी दूर रह जाती है आपके दक्षिणी भाग से। यहाँ पर कर्क रेखा भी है, और कर्क रेखा की वजह से सूर्य जब उस पर उत्तरायण होता है तो ये इलाका गर्म भी रहता है। इलाका क्या रहता है? गर्म भी रहता है। तो 3 आपने हिस्से देखे प्रदेश के, 3 हिस्से देखे आपने प्रदेश के। वो ये थे कि भाबर एवं तराई का भाग, दूसरा था मध्य का मैदान, और तीसरा था दक्षिण का पठारी भाग। तीसरा क्या था हमारा? दक्षिण का पठारी भाग। क्वेश्चन आपने किस प्रकार के देखे कि जो मध्य का मैदान है उसकी मृदा किस प्रकार की है, या उसका निर्माण कैसे हुआ, और यहाँ पे जो भाबर के देखे नदियाँ भूमिगत कहाँ पर होती हैं, किन जिलों में इस भाबर का विस्तार है। तो जितने भी आपके यहाँ के सीमावर्ती जिले होंगे, चाहे आपका पीलीभीत हो, चाहे आपका सहारनपुर हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, चाहे आपका आगे जितना भी बढ़ेंगे, मैंने सब लिखाया है, उत्तराखंड और आपके नेपाल से सटे हुए जिले। तो जितने भी आपके सीमावर्ती जिले होंगे वो सब खादर के इलाके हैं, वहाँ पर भाबर के इलाके हैं, वो भाबर के क्षेत्र में आते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे और उन्हीं जिलों का जो आपका दक्षिणी हिस्सा होगा वहीं से तराई शुरू हो जाती है, और उसके जस्ट नीचे आपका मैदानी भाग शुरू हो जाता है। और इस मैदानी भाग के नीचे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपका क्या शुरू हो जाता है? दक्षिण का पठारी भाग शुरू हो जाता है। तो ये तो था थोड़ा सा आपका प्राकृतिक विभाजन। या आपने समझा कि किस प्रकार से प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है, किस प्रकार से प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है। अब इसी प्राकृतिक विभाजन में और कई सारे हमारे चैप्टर बन जाते हैं, जैसे कि हमारा जलवायु, जैसे कि हमारी क्या बन जाती है? जलवायु बन जाती है। अच्छा, एक भाई की वो है आईडी बनी है एग्जामपुर में पॉलिटिक्स का दीवाना। क्या भाई, नोट्स किस चीज़ के मिल सकते हैं भाई? नोट्स किस चीज़ के मिल सकते हैं भाई? नोट्स बनाया करो ना आप। नोट्स आप नहीं बनाओगे तो कैसे आपका काम चलेगा? बताओ, मुझे बताओ। आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या आपका काम चलेगा? टाइम टेबल कुछ नहीं है, डेली क्लास 9 बजे होती है, आप 9 बजे ही आना, आप 9 बजे ही आना। सर इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कौन से क्षेत्र में? कौन से क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? आप कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? चलेगा। अच्छा, एप्लीकेशन पे देखो क्लास शुरू होगी, मैं पहले इसकी बात कर लूँ फिर एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो देखो मैंने बताया कि आपके ये 3 जगह बताई, 3 प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में 3 भाग हैं, जिनमें आपका क्या था? भाबर एवं तराई का भाग था, मध्य का मैदान था, दक्षिण का पठारी भाग था। अब यहाँ पे इनमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? 3 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से मैं तीनों क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से पूरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है उसका ढाल किधर है? तो आप जब ढाल की बात करेंगे, अब मुझे बताइएगा
आप शायद पूरब से पश्चिम तो बता सकते हैं ढाल, पूरब से पश्चिम तो बता सकते हैं, लेकिन जब पठारी भाग का ढाल पूछा जाए, इसका पूछा जाए पठारी भाग का ढाल पूछा जाए, तो आप ढाल नहीं बता सकते। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि पूरब से पश्चिम है, क्या है, पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। मुझे बताइएगा, पठारी भाग का ढाल पूछ रहा हूँ मैं, पठारी भाग का ढाल पूछ रहा हूँ, तो पूरब से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है, क्या है, उत्तर से दक्षिण है। ठीक, बताइएगा, उत्तर से दक्षिण है। ढाल का मतलब होता है, जैसे हम ये आए ना, तो ये तो हुआ चढ़ाई, ये तो हो गया क्या, चढ़ाई। ढाल उल्टा होता है, ढाल क्या होता है, उल्टा, मतलब हम इधर से जब आए तो नीचे की तरफ आए, ये होता है ढाल। क्या होता है, ये होता है ढाल। इसी को हम क्या कहते हैं, जब मैदानी भाग या नदियों का बहाव देखते हैं तो नदी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ जाती है। तो आप यहां तो बता दोगे कि प्रदेश का जो मध्य का मैदानी भाग है उसका ढाल है पश्चिम से पूरब की तरफ। या पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे तो निचले इलाकों की तरफ चले जाओगे, निचले इलाकों की तरफ चले जाओगे। और उसमें भी जब अंदर जाएगा तो पूछेगा कि पूर्वी भाग का ढाल ज्यादा तीव्र है या पश्चिमी भाग का ढाल ज्यादा तीव्र है, तो पश्चिमी भाग का ढाल ज्यादा तीव्र है। पश्चिमी भाग में नदियों का बहाव ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ ढाल बहुत ज्यादा होता है। जब यही आप पहुंचोगे कानपुर से आगे इलाहाबाद के पास, बनारस के पास, तो नदी बहुत धीमे बहती है वहाँ पे, और नदियाँ वहाँ पर चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि ढाल यहाँ पर तीव्र नहीं होता उतना। जितना तीव्र इस इलाके का ढाल है उतना यहाँ पर तीव्र नहीं है, यहाँ पर उतना तीव्र प्रदेश का भाग नहीं है ढाल जो होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इसका ढाल बताओ, दक्षिणी भाग का जो पठारी भाग है प्रदेश का, दक्षिणी भाग में तो पठारी भाग है ना, इसका ढाल बताओ। पूरब से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण से उत्तर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ दक्षिण से उत्तर है या फिर आपका पश्चिम से पूरब है, या क्या है, पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब। देखता हूं कौन कौन इसमें इसका सही जवाब देता है। तो आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है उसका ढाल क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो बताइएगा। हाँ, साउथ से नॉर्थ होगा, क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। एक भाई साहब बता रहे हैं जिनका नाम है गोपाल यादव, कह रहे हैं कि सर भाबर क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। अरे मेरे भैया, भाबर क्षेत्र में सभी नदी बहती हैं। कौन सी नदी ऐसी है, अगर पठारी भागों की छोड़ दिया जाऊं, केन, बेतवा, सिंध और सोन वगैरह को छोड़ दें, चंबल को छोड़ दें, इन नदियों को छोड़ के कौन सी नदी ऐसी है जो इस भाग से नहीं आती। देखो, यमुना नदी आपकी इस भाग से आती है ऊपर से नीचे, तो भाबर के क्षेत्र से ही निकल के आती है। गंगा नदी आपकी यहाँ से आती है तो भाबर के क्षेत्र से निकल के आती है। शारदा नदी आपके पीलीभीत से एंट्री मारती है तो निकल के आती है। घाघरा नदी आपके लखीमपुर बहराइच के बॉर्डर से आती है। आगे आपकी राप्ती है, यहाँ पे बिजनौर से एक नदी है जिसे हम रामगंगा कहते हैं, वो भी यहीं से आती है। आगे आपकी गंडक है, वो भी इसी भाबर के क्षेत्र को चीरते हुए नीचे आती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो पर्वत से आ रही है और भाबर के इलाके से नहीं आ रही। सारी नदियां भाबर के इलाके से आती हैं और इन्हीं नदियों के द्वारा निर्मित ये जगह है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश का जो पठारी भाग है उसका ढाल किधर है। देखो, पश्चिम से पूरब तो जो बता रहे हैं वो सब कैंसिल कर दो, क्योंकि पठारी भाग की शुरुआत ही हमारे यहाँ से होती है और जितना दक्षिण की तरफ जाओगे उस पे आप पठारी भाग की तरफ चले जाओगे। तो पठारी भाग ही हमारा उत्तर से दक्षिण है, क्या है, उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण है, तो इधर ही किधर होगा, उत्तर से दक्षिण हो सकता है, दक्षिण से उत्तर हो सकता है। पूरब से पश्चिम तो नहीं होगा भाई, पूरब से पश्चिम तो नहीं पूछेगा वो, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर ढाल क्या है, खत्म हो रहा है। तो पठारी भाग का आपको पता होगा, जो प्लेटो होता है, प्लेटो रीजन होता है, वो मैदानी भागों से थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। और मैंने कहा कि यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो पठारी भाग पर चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ से और नीचे जब जाएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, तो उस पर चढ़ना शुरू करेंगे आप। ठीक है, तो क्या होगा, चढ़ना शुरू का मतलब क्या होता है, ऐसे, ये आप प्रदेश की तरफ से जा रहे हैं, मतलब आप ये उत्तर में है अभी और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, ये दक्षिणी तो है नीचे, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो आप यहाँ से चढ़ना शुरू कर देते हो। मैंने बताया कि ढाल इधर से इधर होता है, तो ढाल कैसे हो गया, दक्षिण से उत्तर हो गया। हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण से उत्तर। नॉर्थ टू साउथ भी गलत, या वेस्ट टू ईस्ट, या ईस्ट टू वेस्ट, सब गलत। हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण से उत्तर। और ये कई बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा है, कई बार क्वेश्चन ये यूपी पुलिस ने पूछा है, आप लोगों का गलत हो गया। ठीक है, अगर हम मध्य के मैदानी भाग की बात करें तो ये पश्चिम से पूरब है, इसका ढाल क्या है, पश्चिम से पूरब है इसका ढाल। इस क्षेत्र की बात करें
तो उत्तर से दक्षिण है। क्या है? इस क्षेत्र की ढाल की बात करें तो उत्तर से दक्षिण है, क्योंकि उत्तर में इसके पहाड़ और पर्वत हैं। जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आप नीचे मैदानों की तरफ आओगे, और समुद्र के बराबर से अगर इसको कंपेयर करें तो नीचे इलाके हैं ये क्या है? निचले इलाके हैं। पर्वत तो वैसे ही बहुत ऊंचे होते हैं। तो इसका जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण है, इसका उल्टा दक्षिण से उत्तर है। इसीलिए तो आपने देखा ये नदियां भी, पहाड़ जो नदियां हैं वो भी इधर ही आती हैं। नदियां क्या हैं? यहाँ से सिंध, यहाँ से चंबल, यहाँ से केन, वेतवा, आपका सोन नदी, ये सब क्यों आती हैं? मध्य प्रदेश की तरफ से भी इधर ही आ रही हैं, नेपाल की तरफ से इधर ही आ रही हैं। क्या हम इतने अच्छे हैं कि सारी नदियां हमारी तरफ ही आ रही हैं? क्योंकि ढाल ही प्रदेश का है, इधर से भी इधर है, इधर से भी इधर है, और बीच में नदी बहती है। भाई कितनी सुंदर सी जगह पे हम रहते हैं, कितनी सुंदर सी जगह पे कि हमारे लिए सारी नदियां इकट्ठी हो रही हैं आके बीच के मैदानी भाग में। ये नदियां भी इधर नीचे भी तो जा सकती थी, उधर ढाल ही नहीं है। ढाल तो हमारी तरफ है भाई, ढाल तो हमारी तरफ है। नीचे वाली नदियां भी इधर बह रही हैं, और आगे जमुना नदी में मिल जाती हैं, यमुना में मिल जाती हैं, और आगे जाके चली जाती हैं, प्रयाग में मिल जाती है, कहाँ पे? गंगा से। तो ये नदी भी इधर, ये नदी भी इधर, क्योंकि इनका ढाल भी इधर, दक्षिण से उत्तर, इसका उत्तर से दक्षिण, इसका पश्चिम से पूरब। ठीक है, अब आपको समझ आया ना ढाल? ये ढाल वाले क्वेश्चन, ये प्राकृतिक विभाजन का कंप्लीट, और भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, ये कंप्लीट, और भांगर और खादर क्या होता है, ये भी कंप्लीट। आगे मिलेंगे कल की क्लास में। क्लास लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अभी मैं पता करता हूँ, राज्यपाल वाली क्लास वहीं से 9 बजे ही होगी। ठीक है, परेशान मत होइएगा। हाँ जी, हाँ, राज्यपाल वाली क्लास होगी, उसमें आगे चीफ मिनिस्टर होगा, उसमें विधानमंडल होगा, सब कुछ होगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, यूपी मेरे ख्याल से ना सबसे अच्छी जगह पर है। मेरे ख्याल से हम जहाँ रहते हैं ना यूपी में, वो भारत की सबसे सुंदर जगह है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे पास हैं, इधर से भी नदियाँ। और सबसे सुंदर चीज़ ये है, ऐसा कभी होता है कि हमारे यहाँ पे तो भाई इधर की भी नदियाँ इधर, इधर की भी नदियाँ इधर, बीच में जो लोग रहते हैं उनकी बल्ले बल्ले भाई, देखो उनकी सिंचाई अच्छी होती है, पेयजल की आपूर्ति बहुत अच्छी होती है। जितना दूसरे अन्य राज्यों में जल का संकट है, हमारे यहाँ कभी जल का संकट हुआ? नहीं रहा। हमारे यहाँ कभी रहा? नहीं रहा। हम तमाम प्रकार के खाद्यान्न में सबसे बड़े राज्य हैं, सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी ज़मीन है, सिंचाई के इतने अच्छे साधन हैं, हमारे यहाँ पर जलवायु इतनी अच्छी है कि हम सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, हाँ, टाइम क्लास का चेंज नहीं होता, बट किन्हीं कारणों से कभी कभी हो जाता है, तो वो भी हमें मैनेज करना होता है, हम ही लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। अभी कुछ लोग बता रहे हैं, मैं देख लेता हूं, कुछ लोग बता रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट की डेट आ गई है। क्या आ गया है? जूनियर असिस्टेंट की डेट आ गई है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं? देख लेते हैं। चलेगा, तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।